हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौतम कुंवर सिन्हा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिजिक्स का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में देखने जा रहे हैं, यानी प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोग लाइट के बारे में बहुत सारी जानकारियां लिए कि लाइट का नियम क्या है, लाइट किस तरह से आगे बढ़ता है, प्रकाश की किरणें क्या होते हैं, प्रकाश के नियम क्या होते हैं। और इसके अलावा हम लोग कुछ दर्पण के बारे में भी देखे थे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उसके उपयोग के बारे में देखे थे, स्फेरिकल मिरर के बारे में देखे थे। ठीक है, और कौन से ये भी देखे कि किसी वस्तु को यदि दर्पण के सामने रखा जाता है, दर्पण के पीछे रखा जाता है, या फिर दर्पण किसी वस्तु को दर्पण के पोल पर रखे जाते हैं या और दर्पण के एक्सिस पर रखे जाते हैं, तो उस पर क्या क्या आखिर कंडीशन होते हैं, किस तरह से इमेज बनते हैं, ये सभी हम लोग देखे थे। पहले वीडियो में जो भी हम लोग देख चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में देखेंगे कि क्या क्या चीज है इसमें, और इसके नियम, इसके कंडीशन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कि प्रकाश की किरणें जब पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाता है। इसमें एक कॉमन चीज है कि इसमें मीडियम आता है। ठीक है, लाइट जब भी चलता है तो वो किसी न किसी मीडियम के माध्यम से, मीडियम के सहारे ही वो जाता है। अब चाहे मीडियम वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, किसी भी माध्यम से वो आगे बढ़ता है। ठीक है, और जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यदि जाता है तो वो अपना चाल जो है वो अपनी मूल डायरेक्शन से वो विचलित हो जाता है। तो हम लोग फिगर के अनुसार से भी देख लेते हैं। ए बी ये एक मीडियम है, जैसे ऊपर का ये हवा है, यानी ये एक रेयर मीडियम हो गया, और नीचे ये पानी है, ये एक डेंसर मीडियम हो गया। ठीक है, रेयर मीडियम जो होता है वो थोड़ा सा उसका डेंसिटी कम होता है, और डेंसर मीडियम में डेंसिटी जो है वो अधिक होता है। तो प्रकाश की किरण जो है वो जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब जाती है तब उसकी कंडीशन क्या होती है। इस कंडीशन में दो तरह का कंडीशन उत्पन्न हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन है कि यदि प्रकाश की किरणें रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल की ओर झुक जाता है। नॉर्मल इट मीन्स अभिलंब की ओर वो झुक जाता है। तो देखिए, ये पूरा का पूरा इधर का जो है एरिया वो हवा का एरिया हो गया, और इधर का जो एरिया है वो पानी का एरिया हो गया। हवा का एरिया जो है वो रेयर मीडियम हो गया, और पानी का एरिया जो है वो डेंसर मीडियम हो गया। ठीक है, अब लाइट ये यहाँ से आ रही है, और एम जो है, एम और एन ये एक अभिलंब है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जीरो भी दे सकते हैं। तो जीरो से एम ये हवा का नॉर्मल हो गया, और जीरो से एन ये पानी का नॉर्मल हो गया। तो हवा से जब लाइट गुजर रही है और किसी एक पॉइंट पे जब ये पड़ती है, हम लोग ये लॉ ऑफ लाइट के बारे में हम लोग देखे थे, यानी रिफ्लेक्शन में हम लोग देखे थे कि एक ही बिंदु पर किसी समतल दर्पण पर या किसी समतल जगहों पर जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर पड़ती है तो उसके आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं, और अभिलंब एक ही बिंदु पर, तीनों जो है वो एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, क्या हम लोग देखे थे कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब ये सब एक ही बिंदु पर होते हैं। तो उसी तरह से लाइट जो है वो ये इसी बिंदु पर ये पड़ रही है, और इधर हवा का माध्यम है, और हवा से ये तुरंत पानी में ये जा रही है। ठीक है, तो पानी में जब ये जा रही है तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल की ओर ही झुक गई। इसे जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन ये सीधा न जाकर ये नॉर्मल की ओर झुक रही है। तो ये हम लोग पहला कंडीशन में देखें। ठीक है, ये पहला कंडीशन में क्या हम लोग देख रहे हैं कि जब भी प्रकाश की किरणें रेयर मीडियम से यदि डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी किरण जो है वो नॉर्मल की ओर झुकेगी, और इसका जस्ट अपोजिट डेंसर मीडियम में होता है। ठीक है, डेंसर मीडियम में क्या है कि यदि प्रकाश की किरणें डेंसर मीडियम से यदि रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से वो दूर हो जाता है। ये दो कंडीशन हुए। ये दोनों कंडीशन के बारे में हम लोग देखें एक बार फिर से कि यदि प्रकाश की किरणें डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाता है, और यदि प्रकाश की किरणें रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में यदि जाए तो अभिलंब की ओर आ जाता है। ठीक है, नॉर्मल की ओर आता है। ये दोनों कंडीशन के बारे में हम लोग देखें। अब आखिर रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम ये होता क्या है। तो वैसा मीडियम जिसमें
डेंसिटी यदि कम होती है तो वो रेयर मीडियम कहलाता है, और जिसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसको डेंसर मीडियम हम लोग कहते हैं। तो जैसे में हवा से पानी, तो हवा में जो है वो डेंसिटी इसकी कम होती है और पानी का डेंसिटी ज़्यादा हो रही है। पानी से कांच, पानी का यहाँ पे डेंसिटी कम हो गया कांच की अपेक्षा, तो कांच का डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। कांच से पत्थर, कांच का डेंसिटी यहाँ पे कम हो गया पत्थर की अपेक्षा, पत्थर के डेंसिटी की अपेक्षा, ठीक है। तो इस तरह से लाइट जो है वो हवा से पानी, पानी से कांच, कांच से पत्थर, किसी भी माध्यम में वो होकर कर वो गुजरती है। और जैसे जैसे वो उसका मीडियम चेंज होगा तो उसकी कंडीशन भी चेंज होती जाती है, ठीक है। ये हम लोग देखें कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे वो जाती है और उसका जो डायरेक्शन होता है वो बदलता है, वो चीज़ हम लोग देखें। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है उसमें क्या क्या बातें हैं। तो जो हम लोग रिफ्लेक्शन में देखे तो उसी के अनुसार से कुछ कुछ पॉइंट जो है वो यहाँ पे मिलता जुलता भी है और करीब करीब सेम पॉइंट ही है। तो हम लोग उसके बारे में देखते हैं कि इसका नियम क्या है। तो सबसे पहला है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही समतल पर होती है, ठीक है। ये चीज हम लोग परावर्तन के नियमों में भी देखे थे। और सेकंड पॉइंट में क्या है कि यानी किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, यानी ज्या को साइन आई के नाम से हम लोग जानते हैं, और दूसरा ज्या जो है वो साइन आर, यानी जो एंगल बना रहा है वो, जैसे यहाँ पे ये एक एंगल बना रहा है तो इसको हम लोग साइन आई कहेंगे, और इस माध्यम में जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग साइन आर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को ज्या भी कहा जा रहा है हिंदी में, और इसका इंग्लिश वर्ड जो है वो साइन आई हो गया, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक ही नियतांक, इट मीन्स की कांस्टेंट पर होगा। और इस नियम को हम लोग स्नेल्स का नियम भी कहते हैं, क्योंकि स्नेल्स एक साइंटिस्ट थे और वही ये नियम दिए थे, ठीक है। तो कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए जो आपतन कोण होंगे और जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण जो होंगे, ये दोनों का जो अनुपात होगा उसी को हम लोग स्नेल्स नियम कहते हैं। और ये दोनों का जो अनुपात है वो बिल्कुल नियतांक होगा। एक बार फिर से कि किसी भी दो माध्यमों के लिए जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जो ज्या होगी वो दोनों का जो अनुपात होगा वो बिल्कुल कांस्टेंट होता है, ठीक है। और इसे हम लोग स्नेल्स नियम भी कहते हैं। इसका ये फार्मूला है साइन आई बाई साइन आर, और इक्वल टू कांस्टेंट कोई भी राशि हम लोग ले लेंगे, ठीक है। इसको म्यू या एन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये चीज हम लोग देखा। कुछ पॉइंट है, जैसे जिस मीडियम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होता है, यानी का डेंसिटी जिस मीडियम में डेंसिटी अधिक होगी तो प्रकाश की चाल वहां पे कम जाएगा। ये याद रखने वाली बात है कि जिस मीडियम में प्रकाशीय घनत्व यदि अधिक होता है तो उसमें प्रकाश की चाल जो है वो उतनी ही कम हो जाती है। ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो चूंकि जैसा कि पहले हम लोग देखे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में और स्फेरिकल मिरर में कि आपतन बिंदु, आपतन किरण, प्रवर्तित किरण, ये सभी क्या होता है, तो वो सभी चीज़ों को एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे। कि सबसे पहले है कि आपतित किरण ये क्या है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपतित किरण ये क्या होता है, आपतन बिंदु ये क्या होता है, नॉर्मल ये क्या। हालांकि सब एक ही जैसा ही है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसी चीज़ को हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने वाला दो माध्यम बताया जा रहा है। इट मीन्स के रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, ठीक है। ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाला जो प्रकाश की किरण होती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि जब रेयर मीडियम को और डेंसर मीडियम ये दोनों के बीच में जब प्रकाश की लाइट जो है वो पड़ती है, प्रकाश की किरण जब पड़ती है तो उसे हम लोग आपतित किरण कहेंगे, और जिस बिंदु पर पड़ रही है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे, ठीक है। इट मीन्स कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाले सतह से टकराती है उसे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल यानी अभिलंब, सतह पर खींचे गए लंब को अभिलंब ही कहा जाता है।
पर जो लंब खींचा जाता है उसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। नॉर्मल के बारे में भी हम लोग पहले पढ़े थे। अब है अपवर्तित किरण, तो दूसरी माध्यम से मुड़कर जाते हुए प्रकाश की किरणें को रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है। यानी जिस मीडियम में वो जा रहा है, जिस मीडियम से वो लाइट जो है वो जिस मीडियम से आ रही है और जिस मीडियम में वो जा रही है, तो उसे हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, यानी दूसरी माध्यम से जो मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरणें हैं उसे हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण, इसमें भी आपतन कोण और अपवर्तित कोण बराबर होते हैं। उसमें हम लोग देखे थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण ये दोनों बराबर होते हैं, और इसमें है कि आपतन कोण और अपवर्तित कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, उसमें हम लोग परावर्तन के बारे में पढ़े थे और इसमें हम लोग अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए अपवर्तित किरण अपवर्तित कोण हो जाएगा और आपतन कोण और अपवर्तित कोण इसमें दोनों बराबर होते हैं। तो जो भी पॉइंट है, जो भी बातें थी जो पहले हम लोग पढ़े, वो इसमें हम लोग सेम टू सेम पढ़ रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे अपवर्तनांक के बारे में, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है क्या कि किसी मीडियम में प्रकाश की किरण की डायरेक्शन को बदलने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। लाइट को डायरेक्शन बदलने की जो क्षमता होती है, इस क्षमता को हम लोग अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखा कि आपतन कोण और अपवर्तित कोण ये दोनों बराबर होते हैं जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट पार करती है। इस तरह से फिगर हम पहले भी बता चुके हैं इसमें कि जब ये इस तरीके से एक ये एंगल और एक ये एंगल जब बनाती है तो आपतन कोण और जब आपतन कोण और अपवर्तित कोण ये दोनों बराबर होती है, उसका जो फार्मूला है वो sin I by sin R, इट मीन्स sin I by sin R और इक्वल टू कांस्टेंट कोई राशि होगी जिसे हम लोग म्यू या कोई n राशि हम लोग लेकर इसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका कुछ ऐसा पॉइंट है कि यदि पहला मीडियम है तो उसको हम लोग 1A, यदि दूसरा मीडियम है तो उसको 2W, ठीक है, और यदि तीसरा मीडियम है तो उसको 3G। इस तरीके से डिनोट किया गया है। आप लोग भी इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि वो कोई भी नाम दे सकते हैं। A का मतलब एयर मीडियम हो गया, W का मतलब वाटर का मीडियम हो गया और G का मतलब गैस का मीडियम हो गया। ठीक है, यानी एयर, लिक्विड और गैस। तो इस तरीके से ये तीनों का जो मीडियम होता है, यदि हम लोग मल्टीपल करें कि जब लाइट जो है वो एयर से वाटर में, वाटर से गैस में और उसके बाद में फिर इसका क्या आखिर रिजल्ट आता है, तो इसका सीधा सीधा 1 इसका रिजल्ट आएगा। अब है कि अपवर्तनांक का आखिर नियम क्या है, तो किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ये होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक ये आखिर क्या होता है। तो चूंकि लाइट जो है वो किसी ना किसी मीडियम में वो उसे पहुंचना ही पड़ता है, चाहे वो एयर में हो या फिर चाहे वो एयर में हो या फिर वाटर में हो या फिर गैस में हो, किसी न किसी मीडियम में उसे जाना ही होता है। तो जिस मीडियम में वो जाता है तो उसका कुछ ना कुछ रेशियो होता है। उसका रेशियो क्या है कि जहाँ से लाइट जो है वो चलना स्टार्ट किया है और जिस मीडियम में वो पहुँच रही है तो उसका कुछ रेशियो होता है। तो वही रेशियो यहाँ पे ये दिए हुए कि किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसे किस तरह से निकाला जाता है। तो उसे निकालने का यह फार्मूला है कि शून्य में प्रकाश की चाल, यानी स्टार्टिंग में जो प्रकाश की चाल होगा उसके बारे में शून्य, यानी वैक्यूम में जो प्रकाश की चाल होगी वो, और फिर जिस माध्यम में वो लाइट जा रही है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ये दोनों का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो उस माध्यम का अपवर्तनांक निकल जाएगा, लाइट का अपवर्तनांक निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है निरपेक्ष अपवर्तनांक, कि निरपेक्ष अपवर्तनांक ये क्या होता है। इट मीन्स कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है। सो किसी प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी मीडियम में यदि होता है तो इसका जो एंगल बनता है, यानी आपतन कोण जो बनेगा वो और अपवर्तन कोण ये जो बनेगा, ये दोनों का जो रेशियो जो निकलता है उसे हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण के साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जिस मीडियम से वो चला है और जिस मीडियम में वो जाएगा, ये दोनों मीडियम में जो कोण बनता है, ये दोनों कोणों का रेशियो जो हम लोग निकालते हैं उसे हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है,
तो ये हम लोग देखें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, जिसमें आपतित किरण के बारे में देखें कि आपतित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु के बारे में देखें, नॉर्मल के बारे में देखें, अपवर्तित किरण के बारे में देखें, और आपतन कोण और अपवर्तित कोण ये दोनों किस तरह से बराबर होते हैं इसके बारे में हम लोग देखें, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है और अपवर्तनांक किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग देखें। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक ये क्या होता है इसके बारे में भी देखें। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में अभी हम लोग देखें। इसमें एक ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये था, और सेकंड है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होता है। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट मीन्स कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का दो पार्ट है, एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अभी हम लोग एब्सोल्यूट के बारे में देख चुके हैं, अब हम लोग रिफ्रैक्टिव के बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। तो चूंकि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, यदि दो मीडियम है उसमें जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होते हैं उसके रेशियो को ही हम लोग आपेक्षिक अपवर्तनांक यानी का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, इसका कुछ प्रॉपर्टीज भी है, इसका कुछ गुण है कि ये पूरे के पूरे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का आखिर क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी सबसे पहला ये प्रॉपर्टी है कि किसी मीडियम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग यहाँ पे तरंगदैर्घ्य से रिलेटेड है। ठीक है, यानी वेव से रिलेटेड है। किसी भी मीडियम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए वो भिन्न भिन्न होते हैं। यदि या रंग जो है वो भिन्न भिन्न होगा तो उसका जो अपवर्तनांक होगा वो भी बिल्कुल है कि अलग होगा। लाल का कुछ और, बैगनी का कुछ और, ग्रीन का कुछ और। ठीक है, इस तरह से उसका जो अपवर्तनांक होता है, किसी भी रंग का किसी भी तरंगदैर्घ्य का जो अपवर्तनांक होता है वो अलग तरंगदैर्घ्य होंगे तो अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट है तरंगदैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान जो है वो कम हो जाता है। यदि तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा यानी वेव यदि बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का जो मान होगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट वाली बात यह है कि जब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो अपवर्तनांक जो है वो घटेगा, यानी रिफ्रैक्शन जो है वो घटेगा, अपवर्तनांक घटता है। ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक घटता है, लेकिन यह जो परिवर्तन है ये बहुत कम ही देखा जाता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान कम होगा, जैसे में लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है। ठीक है, तो क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, लाल रंग का अपवर्तनांक कम होगा, इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, बार बार ये सवाल किया जाता है कि लाल रंग का यदि अपवर्तनांक कम होगा तो तरंगदैर्घ्य उसका क्या होगा, तरंगदैर्घ्य अधिक होते हैं, और बैगनी रंग का यदि अपवर्तनांक अधिक होगा तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, वो कम होगा। ये दोनों के बारे में हम लोग को गौर से देखना है, समझना है कि आखिर ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हैं उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ से भी जो है वो सवाल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आता है। जैसे में पानी से भरा हुआ बाल्टी है, उसमें यदि एक सिक्का हम लोग डाल दें तो सिक्का कैसा दिखाई देगा, तो सिक्का जो है वो ऊपर से उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तली से वो उठा हुआ वो दिखाई देगा। तो ये किसकी घटना है, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये घटना है, यानी अपवर्तनांक का ये घटना है। ठीक है, इसी तरह से तालाब में जो मछली है तो लाइट पड़ने के कारण मछली भी जो है वो थोड़ा नज़दीक दिखाई पड़ता है, तली नज़दीक दिखाई पड़ता है और बड़ा भी दिखाई देगा। तो ये जो है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही होता है। ठीक है, द्रव यदि पानी में हम लोग अंशतः छड़ को यदि डालते हैं तो उसका आधा भाग जो है जो पानी में है वो टेढ़ा दिखाई देगा। ये घटना हो रही है किस तरह से, तो अपवर्तन के नियमों के अनुसार से, यानी अपवर्तन के अनुसार से ये घटना घट रही है। ठीक है, उदय और सूर्यास्त के बाद भी जो लाइट जो है वो क्षितिज की ओर फैलता हुआ वो जो दिखाई देता है, क्षितिज की ओर जो फैलता हुआ दिखाई देता है, ये भी किसकी घटना है, तो अपवर्तन की ही घटनाएं हैं। ठीक है, तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन का ही घटना है। तो ये हम लोग देख लिए आज अपवर्तन के लिए कि अपवर्तन आखिर है क्या, इसके कुछ घटनाओं के बारे में हम लोग देखें, कुछ फार्मूला के बारे में देखें और माध्यमों के भी बारे में देखें कि किस तरह से लाइट जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं और उसमें क्या आखिर घटना घटती है। ठीक है।
तो इसको समझने के लिए आप लोगों को किताब की सहारा जरूर है कि लेना होगा, और वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। मैं हर वीडियो में ये बात आप लोगों को सलाह दे देता हूँ कि वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर है कि देखें, ठीक है। और इससे जितने भी पॉइंट आउट हो रहे हैं उसे कॉपी पर लिख कर नोट करें, या फिर इस वीडियो से स्क्रीनशॉट भी लेकर याद कर सकते हैं। और इससे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, जो भी पहले जो मैं वीडियो बना चुका हूं, वो सभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा हूं, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रेनबो के बारे में, कि रेनबो किस तरह से लाइट के कारण बनता है, और लाइट में हम लोगों को एक चैप्टर आई के बारे में भी पढ़ना, यानी आँख के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।